फिजिक्स में चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करना है, जिसका नाम है फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, फ्लूइड डायनामिक्स में हम देखेंगे कि फ्लूइड दरअसल होते क्या हैं और फ्लूइड डायनामिक्स से क्या मतलब है, और हम इसके एप्लीकेशन देखेंगे कि किन किन लॉज को ये वेरीफाई करते हैं और किन लॉज के ऊपर ये फ्लो करते हैं फ्लूइड्स। ठीक है, तो हम देखेंगे किन लॉज की एप्लीकेशन है, बर्नौलीज इक्वेशन देखेंगे, कंटिन्यूटी देखेंगे इसमें, और इनकी एप्लीकेशंस भी देखेंगे। ठीक है, तो अब हमारा जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 है, और उस चैप्टर का जो नाम है वो नाम है फ्लूइड डायनामिक्स। ये दो वर्ड से कॉम्बिनेशन है, एक तो फ्लूइड हमें नजर आ रहा है, फ्लूइड क्या होता है अभी देखते हैं, और दूसरा डायनामिक्स। ठीक है, सबसे पहले हम फ्लूइड को डिफाइन करते हैं। फ्लूइड दरअसल क्या होता है? फ्लूइड दरअसल टाइप ऑफ मटेरियल है, वो मटेरियल होता है जो कि फ्लो कर सकता है। जो क्या कर सकता है बेटा? फ्लो। मटेरियल that can flow, जो क्या कर सकता है बेटा? फ्लो कर सकता है, इस कॉल्ड फ्लूइड। ठीक है, इस कॉल्ड फ्लूइड। ठीक है, वैसे ना मटेरियल की दो बेसिक टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं बेटा? दो बेसिक टाइप्स हैं। एक तो बेटा जरा देखिएगा, एक होती है टाइप्स ऑफ मटेरियल, एक तो होते हैं सॉलिड्स, एक क्या होते हैं बेटा? सॉलिड्स, और दूसरा बेटा फ्लूइड्स। बात समझ आ रही है? आपके समझ में आ रहा होगा, हमने तो तीन टाइप्स पढ़े, चौथे टाइप पर नए पढ़ने लगे हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है बेटा, फिर आप प्लाज्मा पढ़ते होंगे। दरअसल प्लाज्मा, गैस और लिक्विड्स फ्लूइड्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? फ्लूइड्स होते हैं, और बेसिक दो टाइप्स ही हैं बेटा, सॉलिड और फ्लूइड्स। ठीक है, तो फ्लूइड के अगर तीन टाइप्स पढ़ते हैं, कौन कौन सी बेटा? लिक्विड, gases and plasma that can flow बेटा। बात समझ आई? liquid can flow, gas also can flow and plasma also can flow बेटा। ठीक है, these substances can flow, that's why these substances are called fluids बेटा। ठीक है, तो fluid की डेफिनेशन की मटेरियल that can flow बेटा। ठीक है, flow का मतलब क्या है? flow का मतलब बह जाना, बहाव बेटा। ठीक है, मतलब ये कि कोई फ्लूइड कोई मटेरियल तब फ्लूइड फ्लो करता है जब उसकी एक लेयर, ये एक लेयर है हमारे पास, ये दूसरी लेयर है, जब एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड कर सके। क्या कर सके बेटा? जब कोई लेयर एक दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड करती है तो उसको कहते हैं फ्लो। क्या कहते हैं बेटा? फ्लो। बात समझ आ गई? तो अब देखो, जब कोई एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड करेगी तो उसको कुछ फ्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा बेटा। यानी कि हम ये स्लाइड करने का मतलब ये मूव कर रही है, क्या कर रही है बेटा? मोशन परफॉर्म कर रही है बेटा, एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर। ठीक है, तो ये किसकी लेयर है बेटा? फ्लूइड्स की लेयर है। ठीक है, तो अगर हम फ्लूइड को स्टडी करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोशन, इन स्टेट ऑफ मोशन, तो दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड फ्लूइड डायनामिक्स। दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स कॉल्ड फ्लूइड डायनामिक्स बेटा। बात समझ आ गई? तो डायनामिक्स दरअसल मैकेनिक्स की ब्रांच है, पता है इस बात को आपको? काइनेमैटिक्स आपने पढ़ी होगी, डायनामिक्स मोशन की मैकेनिक्स की ब्रांच है बेटा। तो मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है बेटा? मोशन। बात समझ आ गई? तो पता चला फ्लूइड डायनामिक्स दरअसल ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो कि फ्लूइड को स्टडी करती है इन स्टेट ऑफ मोशन, मोशन की हालत में बेटा। ठीक है, तो फ्लूइड डायनामिक्स अगर हम डिफाइन करें इस फ्लूइड डायनामिक्स को तो कुछ इस तरह से कर पाएंगे, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we deal with the study of fluid in motion is called fluid dynamics। बात समझ आ रही है? It's called fluid dynamics। ठीक है,
अब फ्लूइड डायनामिक्स हमने पढ़ लिया, फ्लूइड क्या होते हैं, फ्लूइड फिर हम देखा कि फ्लूइड डायनामिक्स क्या होती है, फिर हम टाइप्स ऑफ मटेरियल देखे बेटा, ठीक है। तो अब ये फ्लूइड डायनामिक्स है ना, किन किन बेसिक लॉज की मैनिफेस्टेशन है बेटा ये। तो पहला जो लॉ हम इसमें यूज करेंगे वो करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ mass, और दूसरे बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये दो बुनियादी लॉज हैं बेटा जिनको ये इस्तेमाल करते हुए कुछ और लॉज बेटा डेवलप करती है फ्लूइड डायनामिक्स में। उन लॉज के नाम बेटा क्या हैं बेटा, ये जो इक्वेशन इसको यूज करते हुए बनती है उसका नाम है, इक्वेशन का नाम है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या नाम बेटा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। बात समझ आ गई। और जो इक्वेशन इसको यूज करेगी बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज करते हुए बनेगी, वो बेटा उस इक्वेशन का नाम होगा बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन समझ आ गई बेटा। तो ये दो तरह के लॉज हैं और दोनों लॉज की एप्लीकेशंस मैंने लिखी, ये इसकी एप्लीकेशन है और ये वाली इसकी एप्लीकेशन है, ये वाली इसकी एप्लीकेशन है बेटा। बात समझ आ गई। या हमारे चैप्टर के अंदर हमें काम मिलेंगे, याद रखते रहेंगे, एमसीक्यूज भी बेटा, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो जरा कि हम इसे आगे थोड़ा चलते हैं, विस्कोसिटी को पढ़ते हैं। विस्कोसिटी क्या होती है, तो विस्कोसिटी को समझने से पहले हम थोड़ा सा मैकेनिज्म समझते हैं। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी को हम ना ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ये समझ आएगा बेटा। इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ हीट विस्कोसिटी बेटा, ठीक है। ईटा पढ़ते हैं ETA, ईटा। बात समझ आ गई। अच्छा, तो देखो ईटा क्या है, विस्कोसिटी क्या है। अब एक लेयर देखिए जरा, ये एक लेयर है वाटर की या कोई भी किसी की, उसके ऊपर दूसरी लेयर जब स्लाइड करेगी उसके ऊपर, तो इट विल एक्सपीरियंस सम रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन। क्या महसूस करेंगे बेटा, फ्रिक्शनल इफेक्ट महसूस करेंगे। जरा देखिएगा, वैसे आप अपने हाथ को जब एक दूसरे हाथ पे स्लाइड करते हैं तो आपको फ्रिक्शनल फोर्सेस का सामना करना पड़ता है, फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है, ठीक है बेटा। होता क्या नहीं होता ऐसे, फिर कहते समझ नहीं आती, ऐसे कैसे समझ आ जाएगी फिर, आधी नजर उधर है आधी नजर उधर है। किताब बंद कर दो नीचे वाली बेटा, और नीचे एक और किताब खोल के बैठी है, पढ़नी नहीं भी नहीं है, पढ़ना इसने एक किताब भी नहीं है, मैं क्या करूँ ऐसे बच्चों का। आप लोगों ने नहीं खोली हुई, बंद कर दो ना बेटा, इसको बंद कर दो, क्या काम इसका, ये उंगली देके बैठी है इसके अंदर, ये अच्छी बात तो नहीं होती बेटा, बंद कर दो ना बेटा। अच्छा, अब देखो जरा विस्कोसिटी। अब देखो आप अपने हाथ को जब दूसरे हाथ पर स्लाइड करते हैं तो आपको कुछ फ्रिक्शनल इफेक्ट महसूस, रगड़ महसूस होती है, कुछ रेजिस्टेंस महसूस होती है बेटा। अगर फ्लूइड की लेयर एक दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड करती है तो बेटा उसे भी कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल इफेक्ट महसूस होता है। उस फ्रिक्शनल इफेक्ट को हम कहते हैं विस्कोसिटी। क्या कहते हैं बेटा, विस्कोसिटी। बात समझ आ गई। तो फ्रिक्शनल है बेटा, दोनों को फील होता है बेटा, दोनों लेयर्स को, ठीक है। The frictional effect experienced by the layer, sliding layer, sliding layers of the fluid is known as viscosity, is known as viscosity बेटा। बात समझ आ गई। ये दरअसल फ्रिक्शनल इफेक्ट होता है जो कि फ्लूइड एक्सपीरियंस करता है। कब, जब एक लेयर दूसरी लेयर को स्लाइड करती है बेटा, ठीक है। तो जब ये फ्रिक्शनल इफेक्ट जो होता है ये क्या कहलाता है बेटा, विस्कोसिटी कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाय ईटा, ठीक है। उसका सिंबल मैंने साथ लिखा हुआ बेटा, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी कहते जाएंगे,
अच्छा देखो जरा गौर से, यहाँ तक बात समझ आए, जरा पूछ लो। अब आपको पता चल गया है कि अगर आपकी विस्कोसिटी किसी लिक्विड की इतनी है, कोई वैल्यू पता चल गई आपको, तो आपको पता चल जाएगा कि आप फ्लूइड को इतनी फोर्स रिक्वायर्ड है इसके ऊपर स्लाइड करने के लिए, ठीक है। अगर वो इस फ्रिक्शनल इफेक्ट का नहीं पता आपको, तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा फ्लूइड को कितनी फोर्स चाहिए एक लेयर को दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड करने के लिए। यानी विस्कोसिटी इज अ मेजर ऑफ फोर्स दैट रिक्वायर्स टू फ्लो। एक लेयर को कितनी फोर्स, एक फ्लूइड को कितनी फोर्स चाहिए उसकी एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर क्या कर सके बेटा, स्लाइड कर सके। पास में जा गई। और इसी तरह बहुत सारी आप और मिसाल देकर समझा सकते हैं कि जैसे कि आप इस तरह कर लें, चले आगे आने वाले टॉपिक में समझाएंगे आपको ये बात। यहाँ तक कोई बात समझ ना आए तो बेटा पूछ लो जरा, विस्कोसिटी डेफिनेशन समझ आ गई सबको? अब देखिएगा तो जो यूनिट होगा वो क्या होगा, एक तो यूनिट बेटा ये होता है किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। क्या होता है बेटा, किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। अभी हमें देखेंगे कैसे कैसे होता है, ऐसे याद रखने के लिए, ठीक है। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड बेटा, ये दो यूनिट्स हैं बेटा इसके, ठीक है। किसके यूनिट है बेटा, ये विस्कोसिटी। समझ आ गई बेटा? अच्छा देखिएगा और थोड़ा आगे चलते हैं, इसकी डायमेंशन क्या बन जाएगी, डायमेंशन वो बनेगी बेटा M/L1 T-1। ये इसकी क्या बन जाएगी बेटा, डायमेंशन बन जाएगी। बात समझ आ गई? देखते जाएंगे इसके साथ साथ। अब देखो हमने कहा कि अभी ये तीन एग्जांपल किसके हैं बेटा, फ्लूइड के एग्जांपल। एक एग्जांपल है बेटा, लेकिन ये आपके इसलिए आप इसको डिस्कस नहीं करेंगे, आप इन दो को ज्यादा डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। और सॉलिड को भी कंपेयर करेंगे इनके साथ बेटा, ठीक है। सॉलिड आर नॉट फ्लूइड, लेकिन कंपेयर करेंगे, ठीक है। अच्छा जरा देखिएगा, अगर टेम्परेचर बढ़ा दें, आपने देखा होगा ना कुछ मटेरियल थिक होते हैं, गाढ़े होते हैं, और कुछ बिल्कुल पतले से होते हैं बेटा, उनकी विस्कोसिटी कम होती है। जिनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है वो थिक होते हैं, जैसे शहद हो गया बेटा, शहद थिक होता है ना बेटा। और कोल तार कोल आपने नाम सुना होगा, वो भी बड़ा थिक होती है, जो हम रोड पे जो डालते हैं। बात समझ आ गई बेटा, लुक जिसको कहते हैं, लुक बनाते हैं उसके साथ। उसके साथ बेटा देखो, और दूध, उसको अगर कंपेरिजन करें दूध के साथ या पानी के साथ, तो फिर क्या होता है बेटा कि दूध पतला है, शहद गाढ़ा है। जो चीज़ गाढ़ी होती है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, और जो चीज़ पतली होती है उसकी विस्कोसिटी क्या होती है बेटा, कम होती है। बात समझ आ गई? तो पता ये चला कि जो इनका फ्रिक्शनल इफेक्ट ज़्यादा होता है। किसका फ्रिक्शनल इफेक्ट ज़्यादा होता है बेटा, शहद का, अपना कोल तार का बेटा, और दूध का और पानी का उनके मुकाबले में कम फ्रिक्शनल इफेक्ट होता है, यानी उसकी विस्कोसिटी कम होती है बेटा। बात समझ आ गई? अब देखो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है, और कुछ के बढ़ाने से ज़्यादा हो जाती है बेटा, ठीक है। जरा देखिएगा, अगर हम लिखते हैं यहाँ पे विस्कोसिटी, वी लिखा हूँ बेटा, ईटा लिखा हूँ, ईटा ऑफ लिक्विड, ये एल लिख दें सामने, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स बेटा, ठीक है। अब ये इंक्रीज होती हैं बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर बेटा। बात समझ आ गई? ईटा एल जो है वो इंक्रीज होती है बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, यानी विस्कोसिटी ऑफ वाटर जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है टेम्परेचर का डिक्रीज करने से। इसको उलट कर दो, विस्कोसिटी ऑफ द वाटर डिक्रीज हो जाती है टेम्परेचर को इंक्रीज करने से, क्योंकि मॉलिक्यूल जो होते हैं दूर दूर हो जाते हैं। जब मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाते हैं तो फिर उनके जो फ्रिक्शनल इफेक्ट होता है वो कम हो जाता है बेटा, एक दूसरे का इफेक्ट एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। बात समझ आ गई? अच्छा जरा देखिएगा, विस्कोसिटी ऑफ गैसेस वो उसका उलट होता है। अब जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन उनकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है। क्या होती है बेटा, बढ़ जाती है। तो इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। बात समझ आ गई? ये गैसेस जो विस्कोसिटी ऑफ गैसेस जो होती है इंक्रीज हो जाती है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब ऐसा क्यों होता है, जरा देखिएगा, यहाँ मैं एक कंटेनर लेता हूँ, ये बेटा ठीक है, इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल से फूल है, और वो अपनी अपनी दुनिया में बेटा थे,
समझ आ गई। और नॉर्मल टेम्परेचर था। अब जैसे आप इनको हीट करते हैं नीचे से बर्नसन बर्नर लगा देते हैं, नाम सुना आप लोगों ने? आप तो पढ़े लिखे बच्चे हैं माशाल्लाह से। देखो कितने अच्छे बच्चे साइंसदान कटे हुए हैं सारे ना। अच्छा आप देखिए जरा, जैसे आप उसका हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसमें टेम्परेचर राइज होता है। क्या होता है बेटा? टेम्परेचर राइज होता है। और जो एब्सोल्यूट काइनेटिक एनर्जी होती है सिस्टम की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किससे बेटा? काइनेटिक एनर्जी के बेटा। काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। अब जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। पहले दूर दूर के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, अब ये बहुत रैंडमली मूव, तेजी से मूव करना शुरू कर। जब तेजी से मूव करते हैं ना बेटा, तो ये एक दूसरे मॉलिक्यूल से टकराना शुरू कर देते हैं। तो टकराते हैं तो उनकी रेजिस्टेंस पहले से ही आ जाती है बेटा, बढ़ जाती है। बात समझ आ गई? दैट्स व्हाई टेम्परेचर के बढ़ाने से गैसेस की जो विस्कोसिटी है वो भी बढ़ जाती है। बात समझ आ गई? और टेम्परेचर के बढ़ाने से लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वो कम हो जाती है बेटा। बात समझ आ गई? किसी कोई बात मुश्किल नहीं होती। हाँ, अब देखिए जो पहले मॉलिक्यूल थे नजदीक नजदीक, आपको पता है जब किसी चीज को, जब गैसेस लिक्विड को हम इवेपोरेट करते हैं, टेम्परेचर राइज करते हैं, हीट बढ़ती है, तो वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट होते हैं बेटा? गैसेस के मॉलिक्यूल कंपैरेटिवली लिक्विड के दूर दूर होते हैं बेटा। बात समझ आ गई? तो टेम्परेचर के राइज होने से फिर ये अभी थोड़ा सा सेपरेशन है ये, और फिर मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे, छोटे छोटे। बात समझ पहले से सेपरेशन बढ़ गई है बेटा, तो विस्कोसिटी पहले से कम होगी, ज्यादा होगी, कम हो जाएगी बेटा। बात समझ आ गई? उसकी विस्कोसिटी तो सब उठाओ, बारीक पतला हो जाएगा वो गर्म करने से, गाढ़ा नहीं हो जाता, वो पतला हो जाता है। समझ आ गई बेटा? है पता है? वो तो हाई टेम्परेचर पे जाके इवेपोरेट होगा, हो जाएगा वो। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स जो कि मेल्ट, आप सॉलिड्स को हीट करते हैं तो मेल्ट हो जाएगी वो किसी न किसी टेम्परेचर के ऊपर जाके। लिक्विड को हीट करोगे किसी न किसी टेम्परेचर के ऊपर जाके क्या हो जाएगा बेटा? इवेपोरेट हर टेम्परेचर के ऊपर हो रही होती है। इवेपोरेशन हर टेम्परेचर के ऊपर हो रही है, पता है आप लोगों को? इवेपोरेशन कंटिन्यूअसली हो रही होती है, बट द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है ना, वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर बेटा? टेम्परेचर के ऊपर। पढ़ा ना आप लोगों ने ये बात? नहीं पढ़ी? और थोड़े बड़े और ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेंगे बेटा, ठीक है? तो पता चला कि अब यहाँ पे जब हम कहते हैं अब तो बहुत कम टेम्परेचर है, अभी तो कैसे इवेपोरेशन हो रही होगी? इवेपोरेशन फिर भी हो रही होती है, लेकिन स्लो स्लो हो रही होती है क्योंकि टेम्परेचर कम होता है। लेकिन जब हम 100 डिग्री सेल्सियस भी कोई चीज़ ले आते हैं तो इवेपोरेशन तब भी हो रही होती है, लेकिन वो इवेपोरेशन फील हो रही होती है, वो तेजी से हो रही होती है, रेट उसका बढ़ चुका होता है बेटा। बात समझ आ गई? किसी को बेटा ये बातें समझ नहीं आई तो बेटा पूछ लो, शाबाश। मुश्किल बात नहीं करती हमने कोई।